हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, जेपीएससी मेन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये देखेंगे कि जियोग्राफी के जो सेक्शन है या जियोग्राफी का जो सिलेबस है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। इससे पूर्व जेपीएससी मेन सीरीज के तहत जो है मैंने कई पेपर को लेकर के डिस्कशन किया। इससे जस्ट पहले वाले क्लास में जो दिया गया है यूट्यूब में, उसमें मैंने हिस्ट्री सेक्शंस को लेकर के डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने कई जो है झारखंड के द्वारा कई एग्जामिनेशन या जो मेंस लिए गए हैं उसके जो है प्रश्न पत्र लेकर के आया था। ठीक उसी प्रकार ज्योग्राफी में भी उन्हीं प्रश्न पत्रों को लाया जा रहा है, अर्थात फोर्थ जेपीएससी के, इसके साथ साथ जो है सिक्स जेपीएससी के, 7 to 10 जेपीएससी के और 11 to 13 जेपीएससी का तो रहेगा ही। साथ में जेपीएससी सीडीपीओ का भी देखेंगे, एफआरओ का पीवी पेपर देखने का कोशिश करेंगे और जेपीएससी बैकलॉग के प्रश्नों को लेकर के क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि ज्योग्राफी में किस प्रकार के लेवल जो है पूछे गए हैं। और सिद्धांत, मैंने एक सिद्धांत मेंस के लिए आप सबके सामने रखा, वो ये कि कोर जो कॉन्सेप्ट होता है प्रत्येक विषय का, क्या होता है ना, कोर कॉन्सेप्ट होता है और उसी कोर कॉन्सेप्ट से देखा जाता है कि लगभग प्रश्न वहां मैच खाता है। 100% ना हो, लेकिन ये देखने का हम लोग प्रयास करते हैं कि कोर कॉन्सेप्ट से कितना प्रश्न रहता है। आप देखेंगे इसके चांसेस लगभग 50% के आसपास हो जाता है। तो ये जो कोर कॉन्सेप्ट है, उन कोर कॉन्सेप्ट को ज्योग्राफी में भी डेवलप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज भी कई जेपीएससी मेंस के एग्जाम्स के पेपर को लाया गया और आपके सामने जो है धीरे धीरे रखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपके सामने वही फोर्थ जेपीएससी के पेपर 1 को रखा और मैंने देखा कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है ज्योग्राफी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस पेपर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, फोर्थ सीसीएमए का जो जीएस 2 है, यहाँ भी लगभग बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है आपको नहीं मिला है। कुछ कुछ प्रश्न अगर हम लोग देखेंगे तो उनमें से ये देखिए, एक प्रश्न हो गया कि ताप विद्युत संयंत्रों में क्या क्या अंग होते हैं और अपने देश में स्थित प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाओं का जो है वर्णन करें। तो इसे हम लोग किस में रख सकते हैं ना, ज्योग्राफी के सेक्शंस में रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है थर्मल पावर प्लांट को लेकर के डिस्कशन किया गया है और इस पर जो है डिस्कशन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि और कोई प्रश्न है कि नहीं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि देखिए एक प्रश्न और मिल रहा है जो प्योरली कह सकते हैं हम लोग ज्योग्राफी का है, वो ये कि भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द सॉइल टाइप्स, सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही कह सकते हैं कि आसान प्रश्न जिसमें आप लिख सकते हैं, है ना। पूरी तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, एक तरफ इंडिया का मैप बनाएंगे, कहाँ किस प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं उसको कलर कर देंगे, है ना, और उसके विशेषताओं को भी आप लिख सकते हैं। प्रत्येक जैसे आपने रेड सॉइल लिखा तो रेड सॉइल कहाँ मिल रहा है और उसकी विशेषताओं को लिखा। फिर आपने जो है काली मिट्टी के बारे में लिखा, फिर आपने जलोढ़ मिट्टी के बारे में लिखा, फिर आपने लेटराइट मिट्टी के बारे में लिखा। तो इस तरीके से एक ढांचा बना करके जो है लिखा जा सकता है। ये ढांचा उसी प्रकार का है जैसे झारखंड में आप मिट्टी के बारे में लिखते हैं। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है क्वेश्चन है जो कि 4cc में जीएस में मिला आपको। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और क्या कुछ प्रश्न है। देखिए, ये ज्योग्राफी 2 का पेपर है, अर्थात 4 जेपीएससी में पहले विषय होते थे, ऑप्शनल पेपर होते थे, उसी ऑप्शनल पेपर में से एक है। ठीक है, अच्छा चलिए, इस पेपर को देखने में क्या आएगा ना, मजा आएगा, क्योंकि इसमें आपको गहराई पता चलेगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्शंस में गहरे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जेपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, लोकेट द फॉलोइंग ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया, यहाँ पर मैप को बनाने के लिए कहा गया है। चलिए, वो सब तो ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्न का संक्षिप्त जो है विवरण प्रस्तुत कीजिए। हिमालय नदी तंत्र, है ना, हिमालय नदी का विकास, है ना, एवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन रिवर, कैसे हिमालय नदी तंत्र का विकसित हुआ उसको लेकर के डिस्कशन करना है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति, है ना, ओरिजिन ऑफ द इंडियन ओशियंस, है ना, इंडियन मानसून। तो भारतीय मानसून के लिए तो एक ही पूर्ण रूप से ढांचा ही बना हुआ है और इस पे आप बहुत आसान तरीके से क्या बना सकते हैं ना, कैसे मानसून का प्रवेश
प्रवेश हुआ और फिर मानसून दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगा, कैसे तिब्बत गर्म हुआ, इसको लेकर के तो पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है और काफी मार्किंग क्वेश्चन है कि कैसे भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है, माने उत्पत्ति के संदर्भ में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि क्या और कुछ प्रश्न पूछा गया है, तो ये झारखंड से जुड़ा हुआ है। चलिए झारखंड के प्रश्नों को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा और भी कोई प्रश्न है जो कि ज्योग्राफी से है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन हमें मिला है और वो है कि मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले मानवीय क्रियाकलाप। मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले मानवीय क्रियाकलाप, अर्थात मानवीय क्रियाकलाप के माध्यम से भी मृदा अपरदन होता है। अगर आप देखेंगे कि आप अपने पशुओं को अगर जिनके पास पशुएं होते हैं बहुत सारे, मान लीजिए कि उनके पास बहुत सारे क्या है ना भेड़ हैं या बहुत सारे बकरियां हैं, बहुत सारे गाय हैं, और जब वो चराने के लिए ले जाते हैं किसी खेत पर तो क्या होता है, उनके पैरों के खुर से क्या होता है ना, मृदा का अपक्षरण जो है क्षरण होता है या मृदा जो है मृदा अपरदन जो है प्रभावित होती है। तो एक तो ये हो गया, और वो कौन कौन से क्रियाकलाप है जिसके कारण मृदा अपरदन जो है प्रभावित हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पर कनाल बना दिया बिना सोचे समझे, तो इससे भी मृदा अपरदन क्या हो सकता है प्रभावित। तो पानी की दिशा में बदलाव आता है तो वहां पर क्या हो सकता है, मृदा अपरदन जो है प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे ही कई ऐसे अन्य कारक है जिनको लेकर के डिस्कशन किया जा सकता है कि मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारणों को क्या करना है, मानवीय क्रियाकलाप। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पूछा जा रहा है मानवीय क्रियाकलाप जिनके साथ जो है मृदा अपरदन जो है प्रभावित होता है। चलिए इसके अलावा पूर्व दिशा में बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की प्रमुख विशेषताओं को लिखे। पूर्व दिशा की ओर बहने वाली लगभग जितने भी अगर आप लगभग जितने भी नदियां हैं भारत का, जो नदी तंत्र को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हिमालय सिस्टम से जो है क्या है ना गंगा और गंगा जमुना जो नदी तंत्र है वो बह रहा है, और इस नदी तंत्र के साथ साथ इसी पहाड़ की श्रेणी से इधर से ब्रह्मपुत्र भी नदी तंत्र बह रहा है, और ये सभी जाकर के जो है पूर्व की ओर क्या है ना समुद्र में जाकर के विलीन हो जाता है। मैक्सिमम सब इधर सिर्फ नर्मदा और तापी नदी को अगर हम छोड़ दे तो ठीक है, और जो है कुछ पश्चिम के नदियों को छोड़ दे तो बाकी शेष नदियां जो है वो क्या है ना आप देखेंगे मुख्य नदियां, जिनमें एक तो गंगा नदी रिवर सिस्टम, उसके साथ साथ जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, गोदावरी कावेरी कृष्णा रिवर सिस्टम, ये सभी जो है कहाँ जाकर के जो है क्या होता है ना इनकी पूर्व दिशा की ओर जाकर के ये समुद्र में विलीन हो जाता है। क्योंकि भारत का जो पूर्वी भाग है वो क्या है ना धंसा हुआ है, और पश्चिमी भाग क्या है ना वो उठा हुआ है ऊपर की ओर जो है, क्योंकि पश्चिमी भाग ज्यादातर आपको प्लेट्यू मिलेगा, चाहे वो महाराष्ट्र का क्षेत्र प्लेट्यू के अंतर्गत है, इसके अलावा जो बिंद का क्षेत्र प्लेट्यू का जो है अंतर्गत है, और इसका प्रभाव जो है झारखंड के राजमहल क्षेत्रों तक भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी क्या ना प्लेट्यू का ही एरिया है। झारखंड भी टोटल कुल प्लेट्यू का एरिया, तो प्लेट्यू होने के कारण एक भाग ऊपर होता है, ऊंचा उठ गया, और शेष भाग क्या मिलता है हम लोग को नीचा है। और इसी डाउनफॉल के कारण जितने भी रिवर ऊपर से जब हिमालय के पहाड़ों से होकर के आते हैं तो उनका बहाव जो है पूर्व की ओर होने लगता है अधिकांश, है ना। कुछ एक ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और वो गहरी घाटियों से होकर के बहती है। ठीक है, तो भारत के मुख्य मृदा प्रकार के देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, मेजर सॉइल टाइप्स को लेकर के पूछा है। भारत में वर्षा के विपतन और प्राकृतिक वनस्पति प्रतिरूप के मध्य संबंध, मैंने आपको पिछले क्लास में भी कहा था कि ये एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि वर्षा का वितरण और उसके साथ साथ जो है प्राकृतिक वनस्पति के प्रतिरूप में संबंध है, अर्थात वर्षा होगा तो जो प्राकृतिक वनस्पतियां उगेगी, और ये भारत के अधिकांश हम कह सकते हैं कि भारत संपूर्ण भारत में लागू होता है। कुछ ही क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत में जहां जहां वर्षा होता है वहां वहां प्राकृतिक वनस्पतियां जो है उसी प्रकार के उगते हैं। अगर कहीं पर जो है मध्यम वर्षा हो रही है तो वहां उसी प्रकार का, अगर कहीं वर्षा नहीं हो रही तो वहां कटीले वनस्पतियां आपको देखने को मिलेगा, है ना। कहीं अधिक वर्षा हो रहे थे वहां जो है आपको घने जंगल जो है घने क्या है जंगल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है वर्षा के वितरण के आधार पर आपको बताना है कि कौन कौन से प्राकृतिक वनस्पतियां वहां पाई जाती है। एक एंटर को हम कह सकते हैं कि संबंध जो है वो आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, भारतीय कृषि की क्या समस्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। इसके बारे में तो काफी कुछ लिखा जा सकता है। मॉनसून की समस्या है,
आपने देखा कि इस बार कहा जा रहा है सुपर एल नीनो के बारे में जो है बातचीत की जा रही है। जब भी एल नीनो होता है तो क्या होता है, भारत में गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है और उस क्रम में बारिश भी कम होती है। तो उस क्रम में जो है खेतों में किसानों की समस्याएं हो जाती है। तो ये भी एक रीजन है। कई अन्य ऐसे भी रीजन है जिसको आप क्या कर सकते हैं, उकेड़ सकते हैं, है ना। मॉनसून फेल्योर होना, तो ये सभी समस्याएं जो है आप लिख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा और कोई प्रश्न है? तो देखिए, एग्रो क्लाइमेटिक रीजंस ऑफ इंडिया, एग्रो क्लाइमेटिक रीजंस को लेकर के डिस्कशन करना है, जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है 80 के दशक में क्या है ना घोषणा किया गया था। तो ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है ना, इसको लेकर के डिस्कशन करना है। याद रखिएगा, झारखंड जो है ईस्टर्न जो क्षेत्र है, ईस्टर्न पूर्वी प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और झारखंड का अपना अगर क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। भारत में पशुपालन, ठीक है। इसके अलावा हरित क्रांति में जो है प्रभाव, हरित क्रांति की क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओब्वियसली सबसे ज्यादा प्रभाव तो जो है गेहूं के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ, है ना। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। और वहीं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी लिखना है। यहाँ प्रभाव का अर्थ इसको आप पॉजिटिव इम्पैक्ट में नहीं लेंगे, इसके साथ साथ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी लेंगे। हरित क्रांति ने जहां हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दिया, वहीं हमने ज्यादा से ज्यादा क्या है ना खादों का इस्तेमाल किया, और इस खाद्य के इस्तेमाल ने जो है हमें नेगेटिव असर भी पड़ा। बाद में जाकर के कई ऐसे भूमि जो है खराब हो गए खादों के इस्तेमाल से, है ना। तो ये भी एक है कि इसका नेगेटिव असर भी हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे और क्या है। कृषि आधारित उद्योग, एक ग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसको लेकर के लिखने के लिए कहा है। तो काफी हद तक क्या इस पर लिखा जा सकता है। उद्योगों के स्थानीकरण के कारक, लोकलाइजेशन फैक्टर जो है, कोई उद्योग क्यों किसी जगह पर व्यवस्थित होता है, बड़े से बड़ा उद्योग। इवन मैं आपको बता दूं, जो भारत का जो सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना 1907 में कहाँ बन करके शुरू हुआ था ना, जमशेदपुर में बना था, है ना। और इस जमशेदपुर लोकेशन के कारण क्या है ना, जमशेदपुर का जो क्षेत्र है, इसे बगल में ही आपको स्वर्ण रेखा नदी मिल रहा है। और लौह इस्पात के लिए पानी की उपलब्धता बहुत प्रचुर चाहिए, तो यहाँ से उन्हें पानी उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ साथ इनके जो रॉ मटेरियल्स है वो क्लोजली इनके एरियाज में मिल जाते हैं। जैसे इनको जो लोहो का जो आयरन ओर है वो कहाँ से मिल जाता है ना, सिंहभूम के क्षेत्रों से मिल जाता है, नोआ मुंडी से मिल जाता है ना, मेघाबुरु से मिल जाता है। तो इन क्षेत्रों से जो है उड़ीसा और सिंहभूम, इन दोनों क्षेत्रों के निकट होने के कारण इन्हें लोह एसके प्राप्त हो जाते हैं। कोयला कहाँ से मिलता है, तो कोयला ओब्वियसली धनबाद और रानीगंज क्षेत्रों से प्राप्त हो जाता है। और मार्केट की अगर हम बात करें तो जो है यहाँ से चारों तरफ ही मार्केट है, कह सकते हैं कि संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र है, और यहाँ से आप पश्चिम क्षेत्र के और यहाँ से आप दक्षिण के क्षेत्रों के और अपना मार्केट जो है क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो चूंकि लौह इस्पात जो उद्योग होता है वो भारी रॉ मटेरियल पर उद्योग होता है, इसलिए लौह इस्पात उद्योग को का जो स्थानीयकरण नियम है वो क्या होता है ना, उसे हमेशा याद रखिएगा, जहाँ रॉ मटेरियल की उपलब्धता होती है वहीं लगाया जाता है। जब कोई रॉ मटेरियल भारी होता है, वेटी होता है, तो उसके जो फैक्ट्रीज होते हैं वो उसके बगल में ही स्थापित होते हैं, जिससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो हो जाता है। यही सिद्धांत है, जिससे कि आप लोग को भी पता है ना। इसी प्रकार का वेबर का भी सिद्धांत है। ठीक है, चलिए, तो लोकलाइजेशन फैक्टर को आपको बताना है। भारत में नई औद्योगिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, चलिए ये तो अलग चीज हो गया। ये आगे आपके इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में लगता है हम लोगों ने घुस गए। भारत के प्रमुख औद्योगिक संकुल, मेजर इंडस्ट्री क्लस्टर ऑफ इंडिया, ये देखिए ये ऐसे कुछ हैं जो कि आपको दोनों में ही रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में क्या लिख रहे हैं ना, माइग्रेशन स्ट्रीम्स इन इंडिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, भारत में प्रव्रजन के प्रभाव और उसके परिणाम, ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा भारत में जनसंख्या की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जनसंख्या जो है बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या हमारे लिए, है ना। तो जो जनसंख्या की समस्याओं को लेकर के क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, गिव एन अकाउंट ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन एक बिगेस्ट प्रॉब्लम की तरह जो है हम लोग धीरे धीरे जो है आज जो है आगे बढ़ते विश्व के नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएंगे जल्द ही। ठीक है, भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं की विवेचना करिए। ड्राउट प्रॉन जो एरियाज होते हैं उसके प्रॉब्लम्स को लेकर के डिस्कशन करना पड़ रहा है। तो ड्राउट प्रॉन एरिया में काफी समस्या होती है। एक तो वहां पर पानी की अनुपलब्धता होती है, क्षेत्र सूखा होता है, कृषि की भी समस्या होती है।
तो वहाँ जो है जीवन यापन करना भी काफी कठिन होता है। तो इस एरिया की समस्या को लेकर के डिस्कशन करना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आगे देखेंगे और कुछ है। निम्नलिखित में मुख्य अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द साइलेंट फ्यूचर, है ना, साइलेंट फ्यूचर्स को लेकर के। तो क्या बोला, सिंचाई के मुख्य स्रोत, सिंचाई के मुख्य स्रोत। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को तो लिखा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में है। तो ये प्रश्न जो है इसको देख करके ये ना समझे कि यही प्रश्न आएगा। ये फोर्थ जेपीएससी में जो ज्योग्राफी का पेपर था उसमें का हिस्सा है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला दूसरा पेपर तो देख लिया, पहला पेपर भी देख लेते हैं कि क्या कुछ है। देखिए, पहला पेपर फिजिकल ज्योग्राफी से है और इसमें पूछा गया गल्फ स्ट्रीम को लेकर के पूछा गया है ना। गल्फ स्ट्रीम में आपको बताना है जहाँ जो है गर्म और ठंडी जल दोनों आकर के मिलते हैं और ये क्षेत्र काफी मछली उत्पादन के लिए फेमस माना जाता है। महान प्रवाल रोधिका द ग्रेट बैरियर रिफ, जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रिफ है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या कुछ और क्या कुछ है। विश्व में तीव्र नगरीकरण वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का जो है वर्णन कीजिए। नगरीकरण के क्या है ना, जहाँ पॉजिटिव एक्सपेक्ट है वहीं नेगेटिव जो है ना इफेक्ट भी है। जैसे जैसे नगरीकरण में वृद्धि होता है, आप देखेंगे कि प्रकृति पहले क्षरित होती है, उसके साथ साथ पॉल्यूशन में वृद्धि होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है क्योंकि लोग एक जगह जाकर के बसना शुरू करते हैं, तो श्रम्स में जो है वृद्धि होता है। तो इस कारण से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। चलिए, ग्रामीण नगरीय उपांत के आविर्भाव के योगदान देने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। एग्जामिन द फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू इमरजेंस ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज। अच्छा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का जो आपसी मिलन होता है उस उन कारकों को लेकर के जो है डिस्कशन करने के लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग। इस विवादास्पद विचार के आलोचना में विवेचना कीजिए कि राज्य की महानता, सीमावर्ती फैलाव तथा जनसंख्या आकार की अपेक्षा उसके संगठनात्मक गुण एवं अच्छे स्वभाव पर अधिक निर्भर करता है। तो देखिए साथियों, ये ज्योग्राफी के जो है डेप्थ का क्वेश्चन है और ये मूल रूप से जीएस सेक्शन का नहीं है, ये ऑप्शनल पेपर का सेक्शन है। इसको हम लोग हटाते हैं। उद्योगों की अवस्थी, बाजार क्षेत्र संकुल सिद्धांत के लिए देखिए, मार्केट एरिया स्कूल के आधार पर जो है कुछ ऐसे ही उद्योग होते हैं जो कि मार्केट एरिया के आधार पर जो है स्थापित किया जाता है। बहुत से ऐसे उद्योग, अगर आप प्लास्टिक्स की चीज़ों को लें या जो पेपर से बने हुए चीज़ों जो है, ये सभी क्या होता है, मार्केट आधारित होता है। मार्केट या जो केमिकल्स आधारित, वो भी मार्केट आधारित, तो बगल में मार्केट होना चाहिए, उस आधार पर जो है निर्मित किए जाते हैं। तो ये इसको लेकर के डिस्कशन करने के लिए कहा गया है, ठीक है। कौन कौन से वो स्थितियां हैं जो कि बाजार क्षेत्र संकुल के आधार पर कार्य करता है, मार्केट स्कूल के एरिया स्कूल के आधार पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे और क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव प्रवेशनों के कारण, इंटरनेशनल ह्यूमन माइग्रेशन को लेकर के पूछा गया है। आप झारखंड में देख रहे हैं कि किस प्रकार का माइग्रेशन होता है। जब यहाँ जो रेलवे लाइन बिछाई गई तब का माइग्रेशन हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए, चाहे वो इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बड़े बड़े इंडस्ट्री हो, इससे माइग्रेशन हुआ। तो ये छोटे लेवल का हुआ। इंटरनेशनल स्तर पर भी जो है बड़े बड़े माइग्रेशन हुए हैं और इन माइग्रेशन का जो है कारणों को लेकर के डिस्कशन करना है। इसमें एक चीज़ तो तय है कि ये इंडस्ट्री जो है या डेवलपमेंट, इंडस्ट्री के नाम पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी क्या है ना, ये भी एक तरह का क्या ना माइग्रेशन को क्या करता है, प्रेरित करता है। अब हालांकि दोनों चीजें ही जरूरी है और इसी के लिए आपने देखा कि एक पुनर्स्थापन और पुनर्वास की नीति जो है, चाहे वो भारत या झारखंड में जो है बनाया गया है, ठीक है। विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, देखिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कितना कुछ पढ़ना नहीं पढ़ना उसको लेकर के हम लोग जल्द ही डिस्कशन करेंगे। सांस्कृतिक परिमंडल को परिभाषित कीजिए। सांस्कृतिक परिमंडलों के वर्गीकरण को लेकर, ये कल्चरल है ना, ये जो है डेप्थ वाला है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए, कस्बों के कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए नैंसल और हैरिस विधि की आलोचना कीजिए। क्रिटिकली एवोल्यूट द नेशनल एंड हैरिस मेथड ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द टाउन्स। हालांकि ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी का ही एक सेक्शन है। नगरीकरण के कारकों के उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसे मान सकते हैं कि ये जीएस का एक क्वेश्चन है कि नगरीकरण का क्या कारण है, उसे उदाहरण सहित वर्णन करना है कि नगरीकरण आखिर क्यों उत्तरोत्तर वृद्धि होते चला जा रहा है या किसी क्षेत्र में वृद्धि हो रहा है, तो उसके कुछ विशेष कारण रहे होंगे जो उसको क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, और उस प्रमोटिंग कारक को आपको क्या करना है ना, डिस्कशन करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या और क्या कुछ है। भूकंपीय विज्ञान के प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये प्रश्न भी जो है फिजिकल ज्योग्राफी का है और इस प्रश्न को पूछा भी जा चुका है जेपीएससी में, ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी में ही पूछा गया, इसलिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आंतरिक है, आंतरिक संरचना है, उसको भूकंप विज्ञान के आधार पर, अर्थात जो भूकंप वेव्स है, पीएसएल
है ना, इस वेव के माध्यम से आपको बताना है कि कैसे इसके संरचनाएं है ना। प्रश्न ठीक है और उत्तर भी ठीक है इस प्रश्न, इसमें जो है आप कई ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं कि जो प्राइमरी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स है, या जो लॉन्गिट्यूडल वेव्स है, कैसे कैसे फ्लो करता है, और इस आधार पर कैसे जो है आप जो आंतरिक संरचनाएं हैं, इनर जो स्ट्रक्चर है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में ये मिल जाएगा साथियों बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है यूरोप में अंधकार युग पर एक विस्तृत टिप्पणी, इसको हटा देते हैं। भूगोल के अध्ययन में मात्रात्मक क्रांति और इसकी महत्ता का मूल्यांकन कीजिए। तो साथियों मात्रात्मक क्रांति जो है मैंने पढ़ा है, और क्वांटिटिव जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटिटिव रेवोल्यूशन, है ना, मात्रात्मक क्रांति ज्योग्राफी में, तो ये एक अलग बात है। ये हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। मानव अपने पर्यावरण का एक भाग है। विवेचना कीजिए कि मानव किस प्रकार इज द प्रोटेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो ऑब्वियसली मानव जो आज बना है वो एनवायरमेंट के प्रोडक्ट के कारण यहाँ पहुंचा है। मानव जब पहली बार जो विश्व में सबसे बड़ी क्रांति कहा जाता है कि व्हील अर्थात चक्कों का निर्माण करना, वो क्या था ना, वो भी पर्यावरण के लकड़ी दिए हुए लकड़ी का ही एक प्रोडक्ट था। आग लगाना, उसके लिए पत्थरों का सहायता लेना, तो वो भी पर्यावरण के थ्रू से है। जो कुछ भी आज मानव है और जिस तरह का भी उसने डेवलपमेंट किया है, वो पर्यावरण के जो है क्या है ना, प्रोडक्ट से ही किया है। ठीक है, चलिए विकासशील देशों की जनसंख्या समस्याओं की विवेचना कीजिए। विकासशील देश, भारत के संदर्भ में आप इसको डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि भारत भी एक क्या है ना, अंडर डेवलप कंट्री है, और अंडर डेवलप कंट्री डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप नहीं, डेवलप कंट्री है, डेवलपमेंट है, सॉरी डेवलपमेंट है। तो विकासशील देशों के जो जनसंख्या में जो समस्या है उसको आप लिख सकते हैं, तो डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कोई प्रश्न छूट रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे देखिए कास्ट, यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कास्ट प्रकोपों द्वारा निर्मित मुख्य स्वरूपों का वर्णन करिए। देखिए फिजिकल जो ज्योग्राफी है ना, वो पूर्ण रूप से आपका देखिएगा जेपीएससी के साथ मैच कहा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और जब जेपीएससी के प्रश्नों का उत्तर लिखा जाता है, मैं आपको शॉर्टली बता दूं, तो कोशिश कीजिएगा कि फिजिकल ज्योग्राफी की तैयारी काफ़ी बढ़िया से होनी चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी एक तरह का क्या ना, आप कह सकते हैं कि ये विज्ञान पर आधारित होता है। आप जितना लिखेंगे, जितना डायग्राम बना करके लिखेंगे, उतना आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये तथ्यों पर निर्भर होता है, सिद्धांत पर निर्भर होता है। ठीक है, अन्य के मुकाबले अगर आप देखेंगे, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी वो अलग तरीके, वो डेटा पर आधारित होता है। साथ में अगर आप कहेंगे कि मिनरल और रिसोर्सेज वाला भाग, वो भी डेटा पर आधारित होता है। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो क्या है, एक सिद्धांत के हिसाब से काम करता है, तो उसको आप बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, और डायग्राम के साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट ज्वालामुखी का वर्गीकरण है ना, ज्वालामुखी का वर्गीकरण अलग अलग डायग्राम दिया जा सकता है, और वर्तमान परिदृश्य में को भी आप दिखा सकते हैं कि हाल ही में माउंट जो है कौन कौन से ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ है, और किस कारण से विस्फोट हुआ है, इसको लेकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने जो मेंस राइटिंग है उसको वर्तमान के साथ जोड़ सकते हैं। और ये क्या होगा ना, ये इससे जो है आपके लेखन शैली में क्या होगा ना, लेखन शैली उम्दा हो जाएगी। ठीक है, चलिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एकदम डायग्राम के साथ प्लेट टेक्टोनिक बताना है। पूरे 2 से 3 पेज 4 पेज जितना पेज लगे, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक को बहुत बढ़िया से जो है कैसे आपस में प्लेट टकराते हैं, रगड़ खाते हैं, दूर जाते हैं, कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है, कुछ सिद्धांत का भी नाम बताइए कि कौन कौन जो है सिद्धांत दिया था। प्लेट टेक्टोनिक के जो सिद्धांत है वो हैरी हैस के द्वारा जो है पहली बार उसके सबके सामने रखा गया था। तो ये भी बताइए कि क्या था, है ना। तो इस तरीके से आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, शीतोष्ण चक्रवात। देखिए उष्ण चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात, ये टॉपिक जो है जेपीएससी में ज्योग्राफी में भी काफ़ी पूछा जाता है। मैंने कहा ही आपको कि फिजिकल ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप ज्योग्राफी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो जो है सबको छोड़ दीजिए, ह्यूमन ज्योग्राफी छोड़ दीजिए, जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी छोड़ दीजिए, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी का प्रिपरेशन जो है जल्द से जल्द कर लीजिए। थॉर्नेट द्वारा प्रस्तुत विश्व जलवायु वर्गीकरण, ठीक है, कोपेन थॉर्नेट, ये दोनों के बारे में जो है पूछा ही जाता है, तो यहाँ थॉर्नेट को लेकर के पूछा गया है। चलिए इसके अलावा ओजोन मंडल की पृथ्वी पर जीवन के संदर्भ में भूमिका का परीक्षण कीजिए। देखिए जल चक्र का विस्तार जो है, प्रत्येक क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो ना इसका क्या कर लेना है। देखिए सबसे पहले 4 सीसीएमई से लेकर के 4th जेपीएससी से लेकर के 13 जेपीएससी तक, इवन जेपीएससी सीडीपीओ एफआरओ, जहां जहां आपको भूगोल के प्रश्न मिल रहे हैं उसको जेरोक्स करके जो है उसको एक कॉपी बना लीजिए,
और उस हिसाब से देखिए कि कौन से प्रश्न आपके सिलेबस के साथ मैच खा रहे हैं, उसको रेड मार्क कीजिए और रेड मार्क के जरिए उसको तुरंत उसका क्या करें ना, उसको लिख लीजिए, ताकि जेपीएससी अगर इसे रिपीट करती है किसी भी एग्जाम में तो आपको क्या है ना, पहले बेनिफिट हो जाए। और ये जो इतने सारे क्वेश्चन पेपर लाने का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है रिपीटेड, इफ रिपीटेड देन स्टूडेंट विल बी बेनिफिटेड। और इसी तरीके से जो है तैयारी होती है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपको रिपीटेशन का फायदा और साथ में आपके कोर्स भी कंप्लीट होंगे उसका भी फायदा। ठीक है, चलिए तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया। साथ में विश्व के प्रमुख जीवोम क्षेत्र है, समुद्री धाराओं के लिए है ना, फैक्टर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ ओशियंस करंट की उत्पत्ति के सिद्धांतों को लिखना है। ठीक है, चलिए मृदा उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की, मृदा जो है ना, मृदा को प्रभावित है, मृदा जेनेसिस, सॉइल जेनेसिस में जो कारक है उनको लेकर के डिस्कशन करना है। ज्वार भाटा क्यों आते हैं, बृहत लघु ज्वार भाटा, हर तरह के ज्वार भाटा जो है पूरे विश्व में 2 बार देखे जाते हैं, तो इनको लेकर के आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। क्या है महासागरीय गर्त है ना, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, महासागरीय गर्त की उत्पत्ति कैसे होती है, ये पूछा गया है। ये फिजिकल ज्योग्राफी में थोड़ा डेप्थ में जाकर के पूछा गया है। आप जब हम लोग जाएंगे ना 6 से लेकर के 13 जेपीएससी तक, जो प्योरली जो न्यू सिलेबस है जेपीएससी को उस पर बेस्ड है, देन आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कि 4th सीसीएमए में पूछा गया और उसका या तो उससे जुड़ा हुआ या उससे संबंधित ही कोई प्रश्न होगा जो आपको मिल जाएगा। तो दैट मीन्स क्या है ना, ये रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको कहा कि रिपीटेड प्रश्न होने के कारण जो है इसे मैं आपके सामने लाया हूं। चलिए अब देखिए, ये सीसीएमए 17 ये जेपीएससी बैकलॉग का है और जेपीएससी बैकलॉग का जो ढांचा है वो सेम तरीके से रेगुलर जेपीएससी की तरह ही है। अब तो इसमें क्या है, इसमें सोशल साइंस का जो है इसमें जो सोशल साइंस का सेक्टर है उसको देख करके हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। और खास करके ज्योग्राफी, चूंकि हिस्ट्री का तो हो गया है, देख लीजिएगा। चलिए ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में बहुत सारे जो है एमसीक्यूज है जो कि जो आपके आने वाले 14 जेपीएससी मेंस पे भी होगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ से देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म भ्रंश और प्रसार अक्ष से आप क्या समझते हैं, इसका संबंध समुद्री तल प्रसार और पूरा चुंबकत्व से कैसे है, व्याख्या कीजिए। देखिए जेपीएससी बैकलॉग का प्रश्न है, इस प्रश्न की गहराई को समझिए कि क्या पूछा है ना। यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के बारे में पूछा है ना, संपूर्ण रूप से प्लेट टेक्टोनिक को भी पीछे छोड़ दिया इसने, प्लेट टेक्टोनिक को छोड़ दिया, इसके साथ साथ जो है विस्थापन सिद्धांत को छोड़ दिया। अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है ना, वो भी बैकलॉग की एग्जाम है ये। ठीक है, इसका संबंध समुद्र तल प्रसार और पूरा चुंबकत्व है ना, जो पैलियोमैग्नेटिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, तो ये जो पैलियोमैग्नेटिज्म है पूरा चुंबकत्व से कैसे है, इसको लेकर के ये प्रश्न आपको तैयार करना पड़ेगा। ये ऐसे ही किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, इसको तैयार करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ट्रांसफॉर्म वर्ष और प्रसार अक्ष। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट देखते क्या पूछा है। भारत में मानसून की उत्पत्ति की तापीय, गति और जेट प्रभाव संकल्पना, तीनों संकल्पनाएं जो है आपको पुस्तक में मिल जाएगा, है ना, तीनों संकल्पनाएं आपको पुस्तक में मिल जाए और इस पर तो खूब लिखा जा सकता है विथ डायग्राम, विथ जो जिस सिद्धांत को दिए हैं उसके साथ इसका लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, चलो चलिए भारत में भूमि उपयोगिता की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रश्न देखिए, भारत में भूमि उपयोगिता की समस्याएं, भूमि उपयोग करने की क्या क्या समस्या है उसको लेकर के डिस्कशन करना है। और फिर झारखंड का प्रश्न है, उसको भी आप देख लिया कीजिएगा। तो साथियों ये था बैकलॉग का। अब आ जाइए सीडीपीओ मेंस में। सीडीपीओ मेंस में क्या कुछ पूछा गया, चलिए देखते हैं एक बार। सीडीपीओ मेंस पहला पेपर में झारखंड को लेकर के, सॉरी झारखंड बोल रहे हैं, ज्योग्राफी को लेकर के तो नहीं मिला। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की चर्चा करी। तो आई होप इस प्रश्न को तैयार भी किया जा सकता है और इसको लिखा भी जा सकता है और बहुत ज्यादा जो है इसके लिए टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए भारतीय कृषि के महत्व पर निबंध लिखा। देखिए आप प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न कृषि से जुड़े हुए हैं, इसके आसपास घूम रहे, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। ये जो है सीडीपीओ मेंस की मैं बात कर रहा हूं। भारत विशेष के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि, वितरण वृद्धि और समस्याओं पर निबंध लिखे। देखिए भारत के संदर्भ में इसके जनसंख्या वितरण को लेकर के, वृद्धि को लेकर के, समस्या को लेकर के क्या करना है आपको लिखना है ना। तो ये देखिए ज्योग्राफी का प्रश्न है। डेमोग्राफी से एक प्रश्न है, डेमोग्राफी का सेक्शन से आपको यही प्रश्न, ये जो प्रश्न है ना, इसी प्रश्न को उठा करके इसको लिख लीजिए। बस एक अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ इसको बना लीजिए और चार्ट क्लियर रखिए, डेटा ठीक से दीजिए, फिर तो कुछ कहना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया झारखंड का प्रश्न हो गया।
सीडीपीओ मेंस का देखिए दूसरा पेपर है, कुछ ही प्रश्न मिलेगा, तो जो प्रश्न मिले, मेरा कहने का अर्थ है कि हम जब जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ सीमित क्यों रहेंगे जेपीएससी तक? क्या जेपीएससी ने अपने और अन्य एग्जाम में जो है इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे, जो जो जिसका जो कि हो सकता है आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ? तो इसका उत्तर है बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। झारखंड का तो उन्होंने लाइन ही लगा दिया है। तो उन प्रश्नों को अगर आप लिख लेते हैं, उन प्रश्नों को आप देख लेते हैं, तो अगर वो रिपीट होता है किसी भी क्षेत्र से तो आप उसको मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो और यही कारण है इन सारे प्रश्नों को एक जगह लाने का मेरा उद्देश्य था। ठीक है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य इसमें नहीं है। अगर आप कहेंगे कि तीनों एग्जाम का आपस में कोई संबंध नहीं, संबंध तो संबंध से नहीं है, संबंध हमारा प्रश्नों से है। आपको प्रश्नों से संबंध बनाना है। ठीक है, पेपर छोड़ दीजिए, प्रश्नों से संबंध बनाइए। जरूरत पड़े तो यूपीएससी के भी कुछ प्रश्न देख लीजिए, ताकि आपकी डेप्थ में और ज्यादा मजबूत हो जाए। एक आध प्रश्न 10 प्रश्न लिख लिया, कौन सा क्षति हो जाएगा? जितना लिखेंगे, जितना आप उस पर जो है ना खटेंगे, वो आपके पॉजिटिव पक्ष में ही गिरेगा। इस बार नहीं तो अगली बार आपको जो है आप तैयार रहेंगे और आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर जो है इस पर लिखा जा सकता है ना, गैर परम नॉन कन्वेंशनल। अब यहाँ से देखिए एफआरओ 2 जीएस है ना, ये हो गया आपका क्या है, एफआरओ के एग्जाम का है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। भारत में लौह इस्पात उद्योगों के वितरण पर जो है का वर्णन करें। देखिए ये दूसरी बार इस तरह का प्रश्न है। पहले भी हम लोगों ने देखा था कि सीसीएम में पूछा गया, 4 में पूछा गया था, ज्योग्राफी वाले सेक्शन, ज्योग्राफी वाले प्रश्न पत्र में। यहाँ भी वही है। भू आकृतिक प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय, भूस्खलन, नदी अपरदन, टेक्टोनिक है ना, ने हिमालय और पश्चिमी घाट के भू दृश्यों को कैसे आकार दिया? भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जिनमें कई भू आकृतिक प्रक्रिया में किसे रख सकते हैं? अपक्षय हो रहा है, भूस्खलन भी हो रहा है, नदी है, अपरदन भी हो रहा है, और टेक्टोनिक घटनाएं भी हो रही है। टेक्टोनिक उत्थान जिसको हम लोग कह रहे हैं, से हिमालय और पश्चिमी घाट के भूदृश्यों को कैसे आकार दिया? हिमालय का निर्माण तो टेक्टोनिक से हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब वहीं हिमालय के बाद ही आप देखेंगे जो नदी तंत्र बना है ना, ये क्या बना? ये अपरदन के कारण बना। ठीक है, नदी अपरदन के कारण ये समतल बन गया। और पश्चिम के घाट जो है समय समय पर क्या है ना उभरते चले गए, जिसमें आपने देखा राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। सॉरी, जिस इसमें आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो ये जो लावा के निष्कर्षण से या टेक्टोनिक घटना से जो क्षेत्र बने, उसको लेकर के जो है आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की, चलिए हटाइए, ये तो इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, हटा देते हैं, और नहीं है। ठीक है, तो हमें 2 प्रश्न मिला जो कि आपकी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ एफआरओ में था। ये आपको बाकी से काम नहीं है, बाकी का सब्जेक्ट जहां पर है उस पर काम है, लेकिन इस प्रश्न से एक आधार तो तैयार हो रहा है। क्या आधार तैयार हो रहा है ना, ये आपको समझ में आ रहा है कि लौह इस्पात उद्योगों को लेकर के कई बार प्रश्न पूछा गया। भू आकृतिक प्रक्रिया से पश्चिम घाट और हिमालय तंत्र का निर्माण, हिमालय का तो निर्माण बिल्कुल ही टेक्टोनिक घटना से हुआ, इसको तो आप लिख सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो आगे आप देखेंगे, एफआरओ तो खत्म हो गया है ना। एफआरओ के बाद क्या कुछ आता है? एफआरओ के बाद देखिए, ये देखिए सीसीएम है 13। अब ये आ गया आपका जो है, ये आपका हो गया 13 की बात की जा रही है। तो ओब्वियसली जो है 11 से 13 का जेपीएससी के हम लोग क्या कर रहे हैं, जो है 7 to 10 जेपीएससी का ये पेपर है। ठीक है, चलिए 7 to 10 जेपीएससी में सीधा हम लोग क्या चले जाएंगे, ज्योग्राफी वाले सेक्शंस में चले जाएंगे। और ज्योग्राफी में भी क्या कुछ मेंस के प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, उसको देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से हो गया, भारत में सौर ऊर्जा की संभावना और चुनौतियों की जांच करें। ठीक है, सौर ऊर्जा को लेकर के पूछा गया है। सरकारी हस्तक्षेप किस प्रकार सौर ऊर्जा को एक प्रमुख स्रोत के रूप में अपनाने और विस्तारित करने में मदद कर रहा है? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या भारत के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर के आपको डिस्कशन करना है। आपको बताना है कि सरकार भी जो है सौर ऊर्जा को प्रमोट करना चाह रही है और प्रमोट कर रही है। उसके लिए इन योजनाओं के सहायता से जो है लोगों को इसकी ओर आकर्षित किया गया है ना। तो जो सौर ऊर्जा की संभावनाएं और चुनौतियां, सौर ऊर्जा जो है हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सौर ऊर्जा का अर्थ ही है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। जहां सूर्य से ठीक ढंग से प्राप्त हो, सूर्य की रोशनी ठीक ढंग से हो, उस क्षेत्र में सौर ऊर्जा को अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जहां सूर्य की किरणें ठीक प्रकार से ना गिरे, वहां इसका एप्लीकेबल होना भी कठिन है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी समस्याएं, इसमें अभी उत्पादन क्षमता में उतना अधिक वृद्धि नहीं हुआ है जिससे जो है पूर्ण रूप से रेगुलर कार्यों में लगाए जाए। अभी कई ऐसे जगह हैं जहां पर सौर ऊर्जा के माध्यम से बल्ब या लाइट जलाए जाते हैं। आप कई ऐसे टूरिज्म के क्षेत्र में जाकर के देख सकते हैं, सोलर पैनल लगा होता है, जहां इसी सोलर पैनल के माध्यम से जो है शाम के समय लाइट और बत्तियां जलाई जाती है। और इसका बृहद स्तर पर उपयोग जो है संभव नहीं हो पाया है। तो कुछ संभावनाएं हैं,
आगे भी इसकी संभावना इसलिए है चूंकि सौर ऊर्जा जो है एक अनवरत प्रक्रिया है। सौर सूर्य के पास जो ऊर्जा है वो बहुत वर्षों तक चलेगा, जो नहीं खत्म होगा, तो इसके लिए कई संभावनाएं हैं, है ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। तो इस तरह से आपको पॉइंट बना करके जो है काफी कुछ इस पर लिखा जा सकता है। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की विशेषता और स्थानिक सपाटियल, है ना, सपाटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का जो स्थानिक रूप है उसको लेकर के क्या करना है ना, डिस्कशन करना है। प्रश्न तो ठीक है साथियों, है ना। चलिए, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, देखिए मैंने आपको कहा था 4th जेपीएससी में भी शीतोष्ण चक्रवात पूछा था, और यहाँ उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवाती में अंतर। तो जब चक्रवात को लेकर के लिखेंगे कि चक्रवात क्या है, तो दो चक्रवात ही हैं, उष्ण चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। अब उष्ण और शीतोष्ण चक्रवातों के बीच अंतर ये तो करना ही पड़ेगा। यही तो हो गया 3 प्रश्न, है ना, कि उष्ण चक्रवात क्या है, उष्ण चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात, और इनके बीच अंतर। ये इसी तरह से जेपीएससी में जो है क्या है ना, क्वेश्चंस को तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये 2021 का पेपर है, और 21 के पेपर में क्या कुछ कहा गया है, चलिए देखते हैं। देखिए 2021 के पेपर में क्या कहा गया है वो भी देख लेते हैं। हम लोगों ने अब तक बहुत सारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, फिर से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नोट किया आपने। एक तो 13वीं जेपीएससी में पूछा, अब 7 जेपीएससी में भी वही पूछा जा रहा है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है, ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, किन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, कौन सी परिस्थितियां है जिसके कारण उन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, प्राय ये किन मार्गों से गुजरते हैं। तो इनका एक क्या होता है ना, मार्ग होता है, उन मार्गों से ही ये गुजरेंगे। तो इन उन मार्गों को लेकर के डिस्कशन करना है। अर्थात समुद्र जब गर्म हो रहा है तो उस गर्म होने के कारण जो चक्रवात बन रहा है, तो उसके लिए इनका एक स्पेसिफिक मार्ग होता है, उस मार्ग को लेकर के क्या करना है, आपको डिस्कशन करना है। भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण, और देखिए फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको पिछला ही कहा था कि 4th जेपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था, जिसे घुमा करके फिर से पूछा गया। तो मैंने आपको कहा भी कि रिपीटेशंस का फायदा होता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, कहेंगे कि यदि क्या मतलब है एफआरओ का, क्या मतलब है 4th जेपीएससी का, उससे कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल मतलब है। मैं तो आपको ये कहूंगा कि अगर आपको पहली जेपीएससी से प्रश्न पत्र मिल जा रहा है ना, तो उस पर मेहनत कीजिए। कहीं से पहली जेपीएससी के मेंस का पेपर ढूंढिए और उसको भी मेहनत कर लीजिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेशन हो, और इतना सिर्फ अगर प्रश्न पत्रों का ही अगर आप पीवाईक्यू कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि आप बहुत हद तक फुल हो चुके हैं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि प्रश्न पत्र में सिर्फ एक टॉपिक नहीं रहता है, कई टॉपिकों से प्रश्न पत्र बना होता है, और जब आप सब टॉपिक को लेकर के बैठते हैं, उस पर घुसते हैं, उस पर राइटिंग करते हैं, तो आपके कई टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं साथियों। सो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ पीवाईक्यू, जो एनालिसिस एंड पीवाईक्यू पर ही राइटिंग करना, है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है अगर आप मेंस में इसको काम में लगा सके तो। चलिए, भारत में लौह इस्पात, फिर से देखिए मेरी बातों को आप पूरी तरह से मिला लीजिए, जा करके जरूरत पड़े तो नोट्स जेरोक्स करिए और जेरोक्स करके जा करके मिला लीजिए कि देखिए भारतीय लौह इस्पात उद्योग कितनी बार पूछा है। लगातार सीरीज में जो है भारतीय लौह इस्पात उद्योग को पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आगे, ये तो कोयले वाला सेक्शन है। अब आ जाते हैं हम लोग 6th वाला में। 6th वाला में क्या पूछा था, हम लोगों ने 2 देखा। चलिए 6th वाला में जेपीएससी में जो है क्या पूछा है उसको भी देखते हैं। 6th वाले जेपीएससी, देखिए 6th वाले जेपीएससी का ये सेक्शन है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना और भूकंप विज्ञान। देखिए ये सेम क्वेश्चन वहां भी पूछा था, कहाँ, 4th जेपीएससी में, है ना। मैंने आपको दिखाया कि देखो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पीछे करके जा करके देख सकते हैं। भूकंप विज्ञान के आधार पर पीएसएल, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी लॉन्ग, है ना, एल वेव्स के कारण, है ना, इसके कारण आपको डिस्कशन करना है। वर्तमान समय में भारत का चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर जो लोकलाइजेशन हो रहा है उसको लेकर के डिस्कशन करना है। ठीक है, स्वतंत्रता का पश्चात भारत में तीव्र नगरीकरण का सकारण विवरण कीजिए। स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में तीव्र नगरीकरण हुआ, तो नगरीकरण वाला चैप्टर से तो आपने भी देखा कि पीछे के जितने भी प्रश्न थे वो नगरीकरण से थे, और एग्रीकल्चर को लेकर के पूछा गया। तो नगरीकरण, एग्रीकल्चर, और ये यहाँ भी नगरीकरण को लेकर के प्रश्न पूछा गया। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये था साथियों, आपने देखा कि मैंने सारे प्रश्नों का आज जो है आपके सामने रखा। उनमें जो प्रश्न कोर जो सेक्शन है आपके दिमाग में अब तक जो है आ जाना चाहिए कि क्या क्या जो है कोर सेक्शंस पूछा गया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो सिलेबस है, सिलेबस में चल करके देखते हैं कि कोर सेक्शंस क्लियर करते हैं, क्योंकि हमने एक उद्देश्य लेकर के चला था कि आप सबको ये बताना कि जो बच्चे नए आए हैं या जिनका मेंस क्लियर नहीं हुए, जो है घबराए नहीं, उनको काम करना है ना, उनको सिर्फ प्लान नहीं करना है, प्लान पुश इनटू एक्शन, एंड एक्शन पुश इनटू, क्या होता है ना, अगर एक्शंस को आप पुश कर देंगे
अपने प्लान को में अगर एक्शंस के द्वारा काम करेंगे तो ये क्या होगा, आपको एक्शन से पुश करेंगे, प्लान को पुश करेंगे तो वो एक्शन में बदलेगा, और एक्शन को पुश करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सिलेबस क्या कह रहा है और सिलेबस में किस आधार पर कैसे कुछ किया जा सकता है। ये सिलेबस है आपका। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी वाले सेक्शन में चले जाते हैं। तो मैं बार बार आप सबको कहूंगा कि सबसे पहला जो तैयारी होगा वो होगा फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, और फिजिकल ज्योग्राफी मार्केबल होता है, याद रखिएगा, है ना। इसका जो भी इसमें सिद्धांत है वो एक वैज्ञानिक डेटा के आधार पर बना होता है, इसलिए इस सेक्शन पर जो है ज्यादा से ज्यादा डायग्राम के साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, देखिए चलिए, है ना, इंटीरियर ऑफ अर्थ, वेगनर डिस्प्लेस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी में, प्लेट टेक्टोनिक, पहला तो पूरा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, इसके बाद मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड देयर कैरेक्टर में भी लाइटेड, इट इज लाइटेड, एवोल्यूशन कैरेक्टर ऑफ लैंडफॉर्म, हाँ लैंडफॉर्म निर्माण, फ्लूवियल से क्या लैंडफॉर्म बनता है, एरिड से क्या बनता है, कास्ट रीजन्स को लेकर तो काफी प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके देख ही रहे हैं कि कास्ट रीजन्स को लेकर के एक जेपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। जिसमें स्टोलेक्टाइट स्टोलेगमाइट का आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, फ्लूवियल ग्लेशियर्स है, एरिड मैंने पवन से जो बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ना, काफी महत्वपूर्ण है और इनमें कई डायग्राम्स हैं। आप अगर इस पर एक दिन बैठेंगे तो एक दिन में पूरा कंप्लीट नोट्स आपका हो जाएगा और अगले दिन आप इस पर फ्री हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग, मास प्रोसेस, एरोजन, डिपो सॉइल फॉर्मेशन, लैंडस्केप साइकिल्स, आइडियाज ऑफ डेविस एंड पैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियाज ऑन डेविस एंड पैंक, जिसमें आइडियाज डेविस के द्वारा जो दिया गया था कि जैसे ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है उसी के साथ साथ अपक्षय की प्रक्रिया भी साथ चलती है ना। तो इस बात को लेकर के डेविस ने अपना सिद्धांत दिया, फिर पैंक ने भी अपना सिद्धांत दिया। तो ये तो है, साथ ही इंपॉर्टेंट तो है वेदरिंग, मास्ट एंड, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं होता है, जो है क्या रहता है, देखिएगा हमेशा जो है इसमें जो है सॉइल फॉर्मेशन को लेकर जो प्रश्न पूछा गया है, उस तरह का प्रश्न होता है, अर्थात हम इसको एरियल प्रश्न, रेडियल प्रश्न की तरह के देख सकते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द एटमोस्फियर, संगठन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और स्तरीकरण पूछा जा रहा है एटमोस्फेयर का, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के आधार पर पूछा जाएगा तो जाएगा, नहीं भी जाएगा तो इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इंसोलेशन हिट बजट ऑफ द अर्थ, हिट बजट को आप लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, एक ही क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, हिट बजट ऑफ द अर्थ है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, हाँ इन्वर्शन ऑफ द टेम्परेचर, ये कभी कभी पूछ देता है, हालांकि हम लोग इसको तैयार नहीं करते, लेकिन ये कभी कभी पूछ देता है। एयर मॉसेस एंड फ्रॉन्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एयर मॉसेस एंड फ्रॉन्ट्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, मैंने आपको पहले कहा कि ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एयर मॉसेस एंड फ्रॉन्ट एंड ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ड्यू, फॉस, फॉग, मिस्ट, क्लाउड एंड रेनफॉल टाइप्स, ये क्या होता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, कोपेन एंड थंडरबोल्ट्स, इंपॉर्टेंट सेक्शंस में काउंट होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पर लिखना पड़ेगा आपको, क्लाइमेट चेंज द मोस्ट पावरफुल इशू, अभी तो वही इशू चल रहा है, तो इसलिए ग्रीन हाउस और क्लाइमेट चेंज को लेकर के लिख लीजिएगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सॉलिसिड्स इन ओशियंस एंड सीज, वेव्स, टाइड्स एंड करंट ओशन फ्लो रिलीफ, ये वाला देखिए, करंट ओशन जो ओशियन फ्लो रिलीफ फीचर्स है ना जो पूछा जा रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया के संदर्भ में जो है फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, स्ट्रक्चर, रिलीफ, है ना, इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन एंड पेनिनसुलर, तो प्रश्न में पूछा जाता है हिमालय ड्रेनेज सिस्टम या पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के, मानसून को लेकर के तो प्रश्न पूछा जाएगा, कॉपेन और थर्नोवर्ट को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और इसको लेकर के मैं जल्द ही आपके सामने लाऊंगा कॉपेन और थर्नोवर्ट का विद डायग्राम के साथ जो है आपको मैं बताऊंगा। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड फूड स्कार्सिटी, है ना, कैसे जो है खाद्य की समस्याओं को इसने दूर किया था उसको लेकर के डिस्कशन करना है। नेचुरल फॉरेस्ट टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोस्फीयर, इस पे एक प्रश्न रहता है हर बार, है ना, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का जो है इससे ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सॉइल ऑफ ICAR क्लासिफिकेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, आपने देखा, हो सकता है जेपीएससी में ना पूछा गया, लेकिन पिछले के जो जेपीएससी उसमें सॉइल डिग्रेडेशन को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेचुरल हैजार्ड्स, फ्लड्स, ड्राउट, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, चलिए हटाइए। पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, हाँ ये प्रश्न भी आपने देखा कि सेकंड जेपीएससी में
4th जेपीएससी में इस पर जो प्रश्न पूछा गया है। इवन कुछ अन्य जो पेपर है जिनमें या तो सीडीपी हो या तो एफआरओ या तो बैकलॉग, यहाँ भी आप देखेंगे कि जो है क्या है ना प्रश्न पूछा गया है, मिला लेना है आपको। ठीक है, तो आपका रिपीटेशन हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा पॉपुलेशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, अर्बन मोर्फोलॉजी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, इसको लेकर के प्रश्न पूछता है। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एंड डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज, जनरल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स लाइक राइस, हिट, कहाँ कहाँ मिलता है इसको लेकर के। वाटर रिसोर्सेज, अवेलेबल यूटिलाइजेशन फॉर इंडस्ट्री एंड अदर पर्पसेस, इरिगेशन, स्कार्सिटी ऑफ मेथड ऑफ कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला जो है यहाँ पर है। हालांकि अभी तक इस पर जो ज्योग्राफी में तो नहीं पूछा गया है इस सेक्शन से, लेकिन ये दिया गया है तो इसके कुछ कुछ सेक्शंस को आपको कोर जो है पार्ट मान करके तैयार कर लेना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन मेटालिक मिनरल्स है ना, आयरन और कोपोर, हाँ ये तो प्रश्न पूछा ही गया है कि लौह इस्पात उद्योग के कारण, तो ये यहाँ से जो है आपका मिनरल्स वाले सेक्शन से आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ जो है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, देखिए यहाँ पूछ के दिया है, ये सेक्शन है फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, कैसे उसका लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कुछ चेंजिंग पैटर्न्स भी आपको दिखाना। और इसी चेंजिंग पैटर्न पर आपने देखा कि जो भारतीय जो कॉटन मिल के जो बताया गया कि हाँ कैसे उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर क्या ना चीनी मिल का जो स्थानांतरण हो रहा है, तो चेंजिंग पैटर्न्स को लेकर के, तो ये सेक्शन साथियों क्या है ना काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हालांकि हर सेक्शंस में कुछ ना कुछ करते रहिएगा, कोई भी सेक्शंस याद रखिएगा खाली नहीं छोड़ना है, चाहे उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनाइए चाहे उसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनाइए। एक आध अगर आप नहीं मिल रहा है तो पीछे जा करके जो 4th जेपीएससी में जो ज्योग्राफी का सेक्शन है पेपर था उसको देखिए कि क्या यहाँ से कोई प्रश्न पूछा गया है। इस तरीके से जो है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी ऑफ झारखंड है। ठीक है, तो ये था साथियों ज्योग्राफी का जो है सेक्शंस, जिससे आप जो है इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अभी तक 3 जेपीएससी और बैकलॉग को लेकर के हम मानेंगे तो 4 जेपीएससी के मेंस का मेरे पास जो है क्वेश्चन पेपर था, एक एफआरओ का था, एक सीडीपीओ का था, और जो है उसको लेकर के मैंने डिस्कशन किया। पीछे जाकर के मैंने 4 जो है जेपीएससी के प्रश्न पत्र भी आपको दिखाएं। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत जल्द मैं जो है आपको फर्स्ट जेपीएससी से लेकर सेकंड और थर्ड जेपीएससी के प्रश्न पत्रों को भी जो है मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, और वहाँ भी हिस्ट्री के प्रश्न या ज्योग्राफी के प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं उसको लेकर के क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। इन सब का एक ही मूल उद्देश्य है, और इन सभी चीज़ों का एक ही मूल उद्देश्य ये है कि आप जो है जल्द से जल्द तैयारी पर उतर जाए, आपको एक कोर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, और इस कोर कॉन्सेप्ट के साथ ये आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार पीवाईक्यू का ट्रेंड भी पता चल रहा है कि क्या कुछ पूछा गया था, क्या कुछ पूछा गया है। ये पीवाईक्यू पर सबसे ज़्यादा मेंस में मेहनत किया जाता है। कभी कोई एग्जाम का पहला जो चरण है वो है पीवाईक्यू। अगर आपको पीवाईक्यू जानकारी हो, फिर आप अगर आप किताब को पढ़ते हैं तो आपका आधा काम पूरा हो जाता है। जैसे आप टॉपिक पे जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये कहा गया था कि चीनी मिल का जो उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरण, तो आप लोकलाइजेशन ऑफ जब भी पढ़ेंगे फैक्ट्रीज को, तब यहाँ पे दिमाग आपका कॉन्सेंट्रेट होगा। भारत में लौह इस्पात उद्योगों के जो है लोकलाइजेशन पर प्रश्न पूछा गया, तो इस पर आप बहुत सारा क्या दे सकते हैं ना, एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको 1907 में टाटा लौह इस्पात उद्योग को लेकर के जो है कहा कि कैसे इसका लोकलाइजेशन फैक्टर काम करता है। तो ये तभी संभव है जब आपको पीवाईक्यू की सटीक जानकारी हो। पीवाईक्यू की जानकारी अगर होगा, और ये सिलेबस के किस पोर्शन के अंतर्गत है, इससे आप 2-3 बार पहले इसी को मेहनत कीजिए, और फिर देखिए आप बुक्स पे जाइए और फिर राइटिंग कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। जेपीएससी मेंस का जो सीरीज है वो हमारे चैनल पर शुरू हो चुका है, और समय समय पर जो है मैं आपके लिए आता रहूँगा, और आपके लिए मेंस को जो है जितना संभव हो सके जो है उसे सरल तरीके से जो है आपको तैयारी करने में आपके साथ जो है तैयारी हम लोग करेंगे। हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।